जब से राष्ट्रपति बनी है तो फिर क्या हो रहा है इस देश के अंदर में, हम ये देखेंगे कि चाहे रामनाथ कोविंद हो, ये राष्ट्रपति मुर्मू, जब झारखंड छत्तीसगढ़ के अंदर में राज्यपाल थी वो वहाँ पर, और उस वक्त में डोली मजदूर है मोतीलाल बास के, उसकी हत्या की जाती है माओवादी बोलकर। वहाँ के सीआरपीएफ पुलिस जो है उन लोगों ने मारा उसको, उस पर वो एक शब्द नहीं बोलती है, जबकि वो सिंपल सा जो मजदूरी करके डोली जो जाती है वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर में, वो काम करते थे, वो उसका मार दिया जाता है। वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हर जगह पे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उस वक्त में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे। उस वक्त में जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम ओबीसी हैं, जिस समुदाय से आते हैं, आदिवासियों को, दलितों की आवाज़ सुन रहे हैं। तो बेसिकली अगर बात करेंगे, हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था पूरी तरह सड़ चुकी है। इस सिस्टम के अंदर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन सी सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, कोई भी सिस्टम के अंदर में प्रॉब्लम है या फिर लोगों में दिक्कत है जो सिस्टम को चला रहे हैं? नहीं, उनकी मानसिकता खराब है। नहीं, हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से सिस्टम बनाया गया, एक संविधान दिया गया, अगर आप अंबेडकर साहब को भी अगर देखेंगे तो बाबा साहेब बोलते हैं अपने अंतिम दिनों में, वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे तो कांग्रेस ने हाईजैक किया था संविधान के लिए। हम संविधान को बार बार लाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या पूरा का पूरा संविधान जो है क्या वो बाबा साहेब लिख कर गए। उनको तो सिर्फ एक, जिस तरीके से हम राष्ट्रपति की बात करते हैं कि उसका क्या पोजीशन है, हम उसी तरीके से देखते हैं, उसी कड़ी में देखते हैं कि अंबेडकर को अगर पढ़ा जाए क्रिटिकली होकर, उन्होंने लास्ट तक आते आते उन्होंने लगातार वो दौर के बारे में बात की जिस वक्त से संविधान को लेकर लगातार बातें चल रही थी। उन्होंने बोला है कि संविधान भी अपने आप में किस तरीके से बुरे रूप में यूज़ किया जाएगा इन सत्ता के द्वारा, वो देखने की बात है। और वो होंगे जो संविधान को जलाएंगे उस वक्त में। तो अगर वो बात बोल रहे हैं तो पढ़ना चाहिए हमें, उस संविधान के अंदर में ही इमरजेंसी है। वो समय आ गया जो बाबा साहब ने कहा था। हम ये बोलते हैं कि जो भगत सिंह बोलते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं कि इस ज़रूरत है इस देश के अंदर में आमूलचूल परिवर्तन हो, क्योंकि यहाँ पर गोरे अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन जो काले अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे हैं उसी का ये नतीजा है। तो चाहे आप, अगर हम बात कर रहे थे अभी दलित ओबीसी वो लोग क्या कर रहे हैं, तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की भी बात करें, रिजर्वेशन को अगर देखेंगे तो रिजर्वेशन अब तक जो थोड़ा बहुत मिला है कुछ लोगों में गया है, वो लोग जो रिजर्वेशन पा गए हैं उसके बाद में उनका दायित्व बनता है कि आप आएँ और अपने लोगों के बीच में इस लड़ाई में शामिल हो। पेबैक सोसाइटी हम देख रहे हैं कि आज कितने लोग यहाँ पर हैं, उस समुदाय से भी कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी हैं, अलग अलग जगह पे जो यूनिवर्सिटी है उससे प्रोफेसर भी हैं, एक्टिविस्ट भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आपको एक यूनाइट रूप में एक ब्रॉड यूनिटी बनाते हुए आप यहाँ पर आए और उन दलित आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उस पर ज़मीनी लेवल पे आप उन बस्तियों में जाके रहें, उनके साथ काम करें। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हमारा सिर्फ ये होता है कि जंतर मंतर जो है एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होता है, हम लोग आते हैं, बात करते हैं और उसके बाद वापस अपने घरों में चले जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के बात करते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि आप आओ, उन बस्तियों की सिचुएशन को देखो, वहाँ पे गुजारो दिन, फिर हम बात करेंगे कि हाँ, हम दलित जो है, दलित वर्ग है, किस तरीके से वो यूनाइट नहीं होता। क्योंकि जो हमारे नेता जो खुद रहे हैं वो खुद इस जिम्मेदार है कि किस तरीके से वो अपने लोगों के लिए भी वो कितना खड़े हुए। चाहे अगर हम मायावती की बात करें, बिल्कुल मानते हैं कि एक जो दलित महिला उस वहाँ तक पहुँची वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। लेकिन अगर हम बात करें कि उसके बाद अभी क्या, तो हम अभी देखेंगे कि जो आप बात कर रहे थे कि सिस्टम, तो हम इस सिस्टम की देन बताते हैं जो मायावती बाद में जिनके ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा है, बाकी चीज़ें और बाकी भी जितने भी जो है, हम ये मानते हैं कि सिस्टम के अंदर में जो भी जाएगा वो एक अजय सिंह शायद उनका नाम है, कवि है एक, उन्होंने लिखा है कि संसद एक सुअर बाड़ा है। तो हम तो ये मानते हैं कि संसद के अंदर में चाहे कोई भी जाएगा, अगर आप उनकी नीतियों को नहीं मानेंगे तो आप निकाल दिए जाओगे। अगर आज ईडी की और सब चीज़ों की बात हो रही है वो किस लिए, क्योंकि विरोध में जो भी आवाज़ खड़ी होगी तो उसको इसी तरह कुचला जाएगा। लेकिन आप कह रही हैं संसद एक ऐसा चीज़ है, लेकिन मान्यवर साहब कहते हैं कि सत्ता वो चीज़ है जिसमें हर समस्या की चाबी है, सत्ता हमें लेनी है, उनका यही नारा रहा हमेशा। और मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से आती हूँ और हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से अगर सत्ता की बात करें तो सत्ता के ऊपर में जब मजदूरों का राज होगा ना, तब हम मानेंगे सत्ता। मान्यवर काशीराम जो बोल कर गए हैं हमें उसमें दिक्कत नहीं है, वो जो बोल रहे हैं ठीक बात है, लेकिन सत्ता किसकी हो। अगर पावर की बात करें, जो पावर में है कौन है, पूंजीवादी लोग इस सोसाइटी को चलाते हैं। जिस तरीके हम भी जान रहे हैं कि अगर 2002 के बाद में जो मोदी निकल कर आया गुजरात
के अंदर में, तो वो कैसे बना? वो हम लोगों ने वोट देके नहीं बनाया। अगर हम देखेंगे तो सिस्टम के अंदर में जाके देखिए तो वो जिनको बनाना है, जो चाहते हैं कि ये वाली सरकार आएगी और उनके लिए नीतियाँ बनाएगी, चाहे वो लेबर लॉज के अंदर में आपने देखा कि लेबर लॉज का क्या किया गया, पूरा खात्मा कर दिया गया। उसी तरह चाहे वो शिक्षा की बात हो, प्राइवेट किया जा रहा है, रेलवे की बात है वो प्राइवेट हो रही है, बैंक है वो प्राइवेट किए जा रहे हैं। तो अगर हम इन सबको देखेंगे तो हमें अच्छे से पता लगेगा कि जो ये सारी चीज़ें हैं उस सिस्टम की वजह से ही है। वहाँ पे जिनका राज है वो मजदूर राज नहीं है, वो कैपिटलिस्टों का राज है, जो चाहते हैं वो वाली सरकार बनाते हैं। जनता को अगर ये वहम है कि वो वोट देकर उसको चुनती है तो ऐसा कतई नहीं है, हम नहीं मानते। आप चाहते हैं कि मजदूरों का राज हो। कई ऐसे देश हैं दुनिया में जहां मजदूरों के नाम पे सरकार बनाई गई है, उनकी हालात कैसे हैं, जिन्हें हम कम्युनिस्ट कहते हैं। हाँ, अगर रूस की बात करें, चाइना की बात करें, अगर हम इन देशों को देखेंगे, अगर इनका हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम जानेंगे कि जिस तरीके से रशिया में क्रांति आई, जिस तरीके से चाइना में क्रांति आई, उस व्यवस्था के अंदर में हम उसको पढ़ेंगे तो जानते हैं कि वहाँ पे लगातार जो कल्चरल, चाइना की बात करें तो कल्चरल रिवोल्यूशन चला, चीज़ें बदली। आज अगर जो चाइना हम देख रहे हैं, बिल्कुल मानते हैं कि एक इम्पीरियलिस्ट कंट्री के रूप में वो किस तरीके से बाकी देशों के अंदर में अपना कब्जा बढ़ा रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉमरेड माओ जो बोलकर गए उस वक्त में, तो उस वक्त के दौरान में जो क्रांति हुई, उसके बाद में जिन लोगों ने सत्ता ली उन्होंने उस व्यवस्था को बदल कर दिखाया। बाद में जो लोग आए वो वही था कि उस व्यवस्था के अंदर में संशोधन करते हुए गए, वो लोगों की वजह से था। वो ये नहीं है कि वो विचारधारा गलत थी, और उस विचारधारा को मानने वाले भी अगर आज देखेंगे, आज देश भर के अंदर में लगातार, चाहे फिलीपींस हो, चाहे और भी जगह का अगर हम देशों का नाम लें, हर जगह पर उसके बारे में बात हो कह रही है कि मजदूरों का शासन, मजदूरों की सरकार हो, लेकिन जो मजदूरों के अनुयायी हैं वो तो खुद ही खत्म होते जा रहे हैं भारत में। देखिए, अगर हम कुछ चुने, जो मजदूरों का नाम का झंडा लेके सत्ता में भी आए हैं, अभी भी हैं। हम तो बात ही कर रहे हैं कि हम संसद की जो राजनीति है, जो ये वोट की राजनीति, हम इसको नहीं मानते हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे जो भी पार्टीज आई हो, जिसको हम लेफ्ट के नाम पर जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, हम नहीं मानते कि वो कम्युनिस्ट बचे हैं अभी। चाहे वो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीपीएम आई है। केरल के अंदर में कौन सा राज है? केरल के अंदर में तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो हम तो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। केरल के अंदर में वो लगातार मुख्यमंत्री जो हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं, उस आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, उन सबके साथ में अत्याचार, मुस्लिमों को माओवादी बोलकर और आतंकवादी बोलकर जो डाला जा रहा है जेल में, तो हम कौन से कम्युनिस्ट हैं? हम नहीं बोल रहे हैं कि वो कम्युनिस्ट है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो एक अल्टरनेट देने की ज़रूरत है। हम इस तरह के पॉलिटिक्स को नहीं मानते, जो ये कुछ लाल झंडे वाले, जो उनको देखकर अगर हम सोचेंगे कि हम मजदूर आंदोलन खत्म हो चुका है, तो ये हमारा वहम है। अभी भी छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा के अंदर में, लालगढ़ के अंदर में मजदूरों के आंदोलन को कुचल दिया जाता है ना बड़े आसानी से। देखिए, ये बात तो इसके ऊपर में भी निर्भर करती है कि कौन लोग होंगे जो उसकी अगुवाई करने वाले, कौन लोग हैं जो शायद साठगांठ करके और उस आंदोलन के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है कि किसान आंदोलन जो रहा, हमने किसान आंदोलन के दौरान में देखा, उसको बोला भी गया कि वो कुछ लोगों का आंदोलन है, सामंती लोग हैं, उसके अंदर में ये बोला गया। आपको शक है कि इस बात में भी? हम देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है। आपको नहीं लगता सामंती लोग? देखिए, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन क्या आप ये मानने से आप इनकार करते हैं कि जिस तरह से आज देश के अंदर में जो फांसीवाद बढ़ रहा है, हिंदुइज्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसके लिए एक ब्रॉडर यूनिटी बनाते हुए, क्योंकि खतरा तो हर वर्ग के ऊपर है ना। जो इंटेलेक्चुअल की भी बात कर रहे हैं, तीस्ता सीतलवाड़ कौन है? तीस्ता सीतलवाड़ कोई मजदूर वर्ग से तो नहीं आती है, लेकिन वो किसकी अगुवाई कर रही थी? वो किन लोगों की लड़ाई लड़ रही थी, इसलिए तो उनको आज जेल में डाला गया। जो अभी कुछ दिन पहले बेल पे बाहर आई, संजीव भट्ट कौन है? वो तो ऑफिसर रहे ना। आज वो लिबरल जो हम बोलते हैं, जो कम से कम ये आवाज़ उठाते हैं, उन पर भी खतरा है। इसलिए हम ब्रॉडर यूनिटी की बात करते हैं कि ब्रॉडर यूनिटी बनाकर हम इस फांसीवाद को टक्कर दे सकते हैं। अन्यथा अगर हम ये सोचेंगे कि हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, तो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट है, उसके साथ में हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो जंतर मंतर के ऊपर में हो, या सिर्फ जंतर मंतर पर आने से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इस देश को जरूरत है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए, जो मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान को मिला। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, पिछले कई सालों में, जो भगत सिंह के अनुयायी अपने आप को कहते हैं, वो सबसे बड़े हिंदूवादी या हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि बहुत क्रिटिकल देखने की ज़रूरत है कि कौन खुद को भगत सिंह के नाम पर, मार्क्स लेनिन के नाम पर कोट तो कर रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो ज़मीनी स्तर पर जो बोल रहा है, हम बिल्कुल उससे अलग मानते हैं। हाँ, हम आप
ऐसा है ना, आप इस बात से बिल्कुल मानते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे हम तो बोले ना आपको कि सीपीएम जो है, अगर केरल के अंदर में बात करें तो जो लोग बात कर रहे हैं सीपीएम को, हम क्या बोलेंगे अभी, जब वो खुद प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है, शिक्षा के अंदर भी वो मान रही है, बंगाल के अंदर में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा नंदीग्राम के दौरान में, तो हम बिल्कुल बोल रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सिर्फ ये कह देना, देखिए ऐसे तो अगर हम देखेंगे तो अम्बेडकर साहब को मानने वालों को अगर देखें तो सिर्फ एक दिन आता है जिस दिन वो अम्बेडकर की पूजा करते हैं, उसके बाद गायब है। ये तो मानते हैं ना आप भी कि जिस दिन अम्बेडकर, चाहे वो 6 दिसंबर आए या अप्रैल के अंदर में, आप देखेंगे जंतर मंतर हरा भरा रहेगा, लेकिन बाकी टाइम में वो लोग कहाँ हैं? बाकी टाइम में कौन सी लड़ाई जो उन लोगों के साथ एक कंधे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो अम्बेडकर को मानने वाले, जो अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले हैं, वो लोग जागरूक हो रहे हैं। जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो उनके विचारधारा पर चल रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है लगातार, और वो अपने आप में सुधार ला रहे हैं वो लोग। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम कस्तूरबा नगर की बात करते हैं, जब हम उस बस्ती के अंदर में गए थे, लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जय श्री राम भगवान के नाम पर वो जो चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने के दौरान में जब वहाँ पे क्रांतिकारी विरासत देने की बात है, जब वहाँ पे हमने वो गीत गाने शुरू किए, चाहे वो अम्बेडकर भगत सिंह जो देकर गए, तो आज वहाँ का माहौल बदला है। तो बिल्कुल सही बात है कि लोग जाग रहे हैं, और वो अपनी जो दलित होने की जो एक नाम है, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद दलित होने से हम अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेंगे, ये मतलब गलत होगा क्योंकि उसके नाम पे शोषण होता है। वो लोग खुलकर आ रहे हैं क्योंकि दलित कोई एक ऐसा शब्द नहीं है, शर्म का शब्द नहीं है, बेसिकली वो एक यूनिटी दिखाता है। यूनिटी दिखा एक पॉलिटिकल शब्द है, हमको उस तरीके से देखना चाहिए। और एक बात बस बोल के ख़त्म करूँगी कि चाहे अम्बेडकर हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे मार्क्स लेनिन माओ, कोई भी रहे हैं, जो भी विचारक रहे हैं, हमें उनके रास्ते पर अंधभक्ति के साथ नहीं चलना चाहिए। आज की कंडीशन को देखते हुए, उस वक्त में वो क्या लिख कर गए, क्या पढ़े, वो उसके साथ में मिलाते हुए कदम बढ़ाते हुए चलना चाहिए। थैंक यू।